हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। साथ ही स्वागत है प्री बैच, क्योंकि 2024 की सारी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस के बैच हो, इसके अंतर्गत आपको प्री से संबंधित विशेषकर वो सारे टॉपिकों का रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी। रिवीजन का मतलब ये होता है, देखो आप, सबसे बड़ी बात है, रिवीजन का मतलब होता है कोई टॉपिक आपने, हमारी ये उम्मीद रहेगी डेफिनेटली टॉपिक ऑलरेडी आपने पहले पढ़ रखा होगा, उसी टॉपिक को एक थोड़ा सा आयाम देने के लिए, दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए, और उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इन चीजों के लिए हम इस बैच को चला रहे हैं। इसमें आपके प्री ओरिएंटेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, मोस्टली जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टैग है बेसिकली, या एनवायरमेंट है, जो कि आपकी प्री ओरिएंटेड है। उसमें प्री ओरिएंटेड के साथ साथ जो प्री के लिए जरूरी जो तथ्य है, उनको इसमें रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसको हम नोट्सों के माध्यम से, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख करके, और साथ में कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से जो पिछले सालों में पूछ रहे हैं, ताकि हम थोड़ी सी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लें कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से हमें प्री में ध्यान देना है। और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो टॉपिक करंट में भी रहे हैं, उनको बेसिक वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन के दो तरीके होते हैं। कई बार लोग रिवीजन एक तो क्वेश्चनों के माध्यम से करते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उसी में उस टॉपिक को सॉल्व करवा दें। और एक रिवीजन का तरीका होता है कि आपको एक टॉपिक लिया जाए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, रिवाइज करवाएं, और उसमें से फिर कोई एक दो क्वेश्चन करवा दिए जाए। तो एक तरीका होता है। हमारे विचार से तरीका वो ज्यादा बेटर होता है, जिसमें आपको पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका रिवाइज करवाना है, उसका रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, तब जाके आपकी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो इसी को ध्यान रखते हुए प्री के इस बैच को हम ध्यान रखते हुए, इससे पहला जो चल रहा है हमारा पॉलिटी चलेगा, जिसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर टाइप में हो चुकी है, जिसमें बेसिकली पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें उनको ध्यान देना चाहिए, जहां से बेसिकली प्री के क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करें, क्वेश्चन प्री ओरिएंटेड होते हैं, उन क्वेश्चनों को उसमें ध्यान रखा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हमारी कोशिश रहेगी कि हम पॉलिटी की वो बेसिक टर्मोलॉजी और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पिक होते हैं, जो बेसिक बेसिक किसी शब्दावली होती है पॉलिटी की, या मैं कहूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो शब्दावलियों के थ्रू हमें समझना होता है, जो पॉलिटी के कीवर्ड है, जो राज व्यवस्था के कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्डों को हम इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, ताकि आगे यदि कोई बताए या यदि कोई चीज हमारी जुड़ी रहे, तो हम उसको समझने में बेहतर तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। ये सबसे पहले पॉलिटी के अंतर्गत चलता है। सबसे पहले कोई आपसे सिंपल सा बात पूछे अगर, कि लोकतंत्र क्या है। आप सभी लोग तो लोकतंत्र को मानते होंगे, कि लोकतंत्र को सभी लोग बोलते हैं, लोकतंत्र सभी जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र आखिर चीज क्या है। तो लोकतंत्र को लेकर के यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछती है, प्री में क्वेश्चन पूछती है डेमोक्रेसी को। एक है डेमोक्रेसी, एक है आपका गणतंत्र। एक है डेमोक्रेसी, एक है गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी बेसिकली, डेमोक्रेसी में क्या लोग बोलते हैं, सामान्य भाषा में होता है जनता का शासन। अब जनता का शासन है, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं सहमति का शासन। एक और भाषा में इसको बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व शासन। ठीक है। और इसी लोकतंत्र की, जो इसमें दो चीज होती है, लोकतंत्र में दो चीज होती है, एक होता है लोक और एक होता है तंत्र। लोक में आता है लोकतांत्रिक मुल्क, ध्यान रखना, समझो। लोकतांत्रिक मुल्क, और इसमें आती है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतंत्र का मूल्य जो व्यक्ति या जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, ये सभी क्या है लोकतंत्र के। और इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ध्यान रखना, एक सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका होता है, उसके लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है, वो होता है न्यायपालिका। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है जो इन्हें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, कार्य करती है। तो लोकतंत्र एक, आपको अगर मैं बोलूं, लोकतंत्र एक शासन के रूप में अगर हम देखें, लोकतंत्र एक शासन के रूप में देखें, जनता का एक शासन। अभी इस डेमोक्रेटिक शब्द को थोड़ा पीछे पड़ेंगे, बेसिक चीज आपको आंसर, इनसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट कई बार बन के आ जाते हैं जिनको हम जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका जवाब कोई किताब में नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, और इनके लिए आपको तैयार होना पड़ता है थोड़ा सा। इसलिए हमारा पहला लेक्चर हम कोशिश करेंगे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दे थोड़ा सा, हालांकि आप सभी जानते हो, बट थोड़ा सा इस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसी लोकतंत्र की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर हम बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे हमारा जनता का शासन, सहमति का शासन, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सहमति का शासन इसमें सबसे पहले आएगा, है ना। यानी कि जो कंसेंट पे होता है, क्योंकि जिसमें लोग खुद भागीदार होते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा शासन में भागीदारी की जाती है, तो लोकतंत्र की सबसे खास विशेषताएं ये होती है। इस लोकतंत्र की अगर हम बात करें, इसी लोकतंत्र में आप सभी जानते हैं एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जहां पर जनता स्वयं प्रत्यक्ष भागीदारी ले, शासन में भागीदार हो। जैसे कि यूनान में, जैसे कि प्राचीन काल में यूनान में था, यूनान में, कब, प्राचीन काल में, और वर्तमान में स्विस में, स्विस में जनता स्वयं प्रत्यक्ष तरीके से शासन भागीदार ने, वो है प्रत्यक्ष शासन। इसमें तीन चार शासन जैसे, इसमें एक चीज, और भारत में भी ये शासन पाया गया था प्राचीन काल के अंतर्गत, भारत में सभा और समिति में भी यही शासन है, और वर्तमान समय में भी भारत में शासन है ग्राम सभा। ध्यान रखना, जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जिस ग्राम सभा का गठन किया गया था, वह ग्राम सभा भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, क्योंकि उसमें जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से, जो गांव के शासन, गांव के लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जिनका मतदान सूची में नाम हो, वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। हर व्यक्ति उस सदस्य का सदस्य होता है, और यह ग्राम सभा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त कार्य प्रणाली में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए भारत में कोई पूछे, अगर कहीं स्टेटमेंट आए कि भारत में बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो गलत है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वो किसके लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। दूसरा लोकतंत्र का तरीका अगर मैं बात करूं, दूसरा जहां प्रतिनिधियों के माध्यम से, जब प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी की, जैसे कि वर्तमान समय में संसद के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान में इतना बड़ा देश है, अब इतने बड़े देश में एक जगह ना तो लोगों को बैठा सकते हैं, ना ही इतने लोगों के बीच में एक जैसी ओपिनियन बन सकती, ना ही इतने लोगों के बीच में
मुख्य रूप से कोई एक जैसी सहमति बन सकती है। इसलिए मुख्य रूप से डेमोक्रेसी वर्तमान में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जनता शासन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी लेती है, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब दो तीन चीजें देख सकते हैं, कई बार ये टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाता है कि डेमोक्रेसी के बेसिक पक्ष क्या है और इसके गुण और दोष थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत डिटेल से हम चीजें लेने की कोशिश करेंगे, डेंट वाली। एक है लोकतंत्र की गुण और दोष। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो थोड़ा समरी करके, लोकतंत्र के गुण और दोष, इधर लिखता हूं उसका मेरिट यानी गुण। गुण क्या है? पहली बात यह है कि जनता का शासन होता है। दूसरा, सहमति का शासन होता है, इसमें किसी का बाध्यकारी नहीं होता। तीसरा, शांतिपूर्ण निर्णय होते हैं। जैसे सैन्य शासन है वह डिसीजन शांतिपूर्ण नहीं होते, राजा का शासन है वह डिसीजन शांतिपूर्ण नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र में डिसीजन शांतिपूर्ण होते हैं। शांतिपूर्ण विवाद निपटान, ठीक है। जन कल्याणकारी होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के प्रति शासन प्रणाली क्या होती है? जवाबदेही होती है, इसलिए इसको जन कल्याणकारी भी होना पड़ता है। दूसरा, एक और कारण ये जवाबदेही होता है, ठीक है ना, ये जवाबदेही होता है। इसके दोषों की बात करें अगर हम, पहला, अस्थिर होता है। इसमें क्या है कि नेता 5 साल बाद एक निश्चित समावधि के बाद बदल जाते हैं, जबकि राजा 5 साल 20 साल तक लगातार सत्ता में रहता है, तो लंबे डिसीजन ले सकता है, जबकि लोकतंत्र में डिसीजन ज्यादा नहीं लिया जाता। तीसरा, ये कहता है, दूसरा इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक तक सीमित रह गया है, केवल वोटिंग तक सीमित रह गया है, जबकि वास्तविकता में डेमोक्रेसी का मतलब वोट देना ही नहीं। वोट देना, या मैं कहूं आपको चुनाव करवाना, डेमोक्रेसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। वो तो केवल हम प्रतिनिधि भेजने के लिए करते हैं। इसके अलावा जनता की शासन में भागीदारी होनी चाहिए। जनता कोई भी डिसीजन होता है उसमें जनता का ओपिनियन होना चाहिए, जनता अपने विचार व्यक्त कर सकती है, असहमति हो सकती है। लेकिन सर सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें लोक लुभावन होता है। लोक लुभावनी नीतियों की वजह से, लुभावनी नीतियों की वजह से कई बार इसमें अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच जाता है। सरकार कुछ बेहतर तरीके से नहीं, दो कुवानी नीति होती है जिसकी वजह से, जैसे अभी कोई सरकार चुनाव हो रहा है, सभी लोग मतलब फ्रीबीज बांट रहे हैं। अब फ्रीबीज डेमोक्रेसी के लिए तो ठीक है, क्योंकि जनता चुनाव में वोट कर रही है, लेकिन यही फ्रीबीज इकोनॉमिकली नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके बाद इसका दूसरा, एक और चीज का दोष बता सकते हैं, निर्णय में देरी होती है, क्योंकि इसमें निर्णय संसद या राज्य विधानसभा की पूरी सहमति परिचर्चा के माध्यम से लिए जाते हैं, तो निर्णय में काफी देरी रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके दोष है। तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, इतना आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अब इसके बाद आती है रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी के भी दो पार्ट होते हैं। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में दो चीजें, एक है गणतंत्र लोकतंत्र, गणतांत्रिक लोकतंत्र, और एक है आपका राजतंत्रीय लोकतंत्र, है ना। गणतंत्र लोकतंत्र जिसे बोलते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेसी। रिपब्लिक डेमोक्रेसी में होता है कि सर्वोच्च पद का चुनाव होता है। क्षमता के अनुसार हो, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, वो वंशानुगत ना होकर के सर्वोच्च पद का चयन हो योग्यता क्षमता के आधार पर हो।
वंशानुगत ना हो। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, यूएस। दूसरा सिस्टम है डेमोक्रेसी तो है, लेकिन सर्वोच्च पद वंशानुगत हो। जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन में राजा सर्वोच्च होता है और राजा वंशानुगत होता है, लेकिन ब्रिटेन की संसद जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वो लोकतंत्र होती है। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में टेक्निकली इतना अंतर होता है। ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं पर आया कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, तो आपको मेंशन करना है इंडिया इज ए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया का जो सर्वोच्च पद है, जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इसीलिए चाहे रामनाथ कोविंद हो, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, या वर्तमान राष्ट्रपति हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू हो, ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके लिए कोई इनकी वंशानुगत योग्यता जरूरी नहीं थी, इनकी वंशानुगत होना यहाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बाद में कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के माध्यम से इन पदों पर पहुंच सकता है। तो एक टर्मिनोलॉजी हमारी ये खत्म। इसके बाद दूसरी आती है संविधान। संविधान, संविधान की मैं बात करूं, जिसे बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या, एक तो सर्वोच्च कानून होता है देश का। देश का सर्वोच्च कानूनों का जो समूह होता है, वो क्या होता है, आपका संविधान होता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें, दो सर्वोच्च कानून, ठीक है। शासन निर्माण को दर्शा, ये शासन प्रणाली को, इसमें क्या समझ, शासन प्रणाली बताता है। अगर इसके काम देखें, बेसिकली एक मिनट, इसके अगर चार काम मैं बताता हूं कि अगर संविधान के बारे में बोलते हैं तो इसके देखो चार काम। पहला, ये समाज के आधारभूत नियमों का समूह है। दूसरा, ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। जैसे भारत में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां सीमित की गई है। ठीक है ना। तो संविधान क्या होता है, देश का आधारभूत नियमों का एक समूह होता है। संविधान सरकार की नीतियों या सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। एक काम होता है, सरकार, संविधान जनता की आकांक्षाओं, यानी कि जनता की एस्पायरेशन क्या होती है, एस्पायरेशन, जनता की जरूरतें क्या होती है, उनको भी अभिव्यक्त करता है। ध्यान रखना, इस क्लास के अंदर का सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो चीजों पे बोलते जाऊँ उन पर फोकस करना, क्वेश्चन वहीं से पिक ज्यादा, लिखवाने वाली चीजें लिखवाएंगे, नोट्स जो भी कुछ चीजें हैं हमारे फैक्ट है वो इसमें हम देने की कोशिश करेंगे आपको, है ना, डोंट वरी। लेकिन आपने जो चीज पढ़ी है वो थोड़ा सा कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है। एक काम और, ये सारा एनसीईआरटी से उठाया, मैं एनसीईआरटी से पढ़ी हुई चीजें बता रहा हूँ। ये एक संविधान का एक काम और है कि यह बताता है कि शासन की शक्तियां किसके निहित हैं। किसमें निहित होगी। अगर इसको मैं भारतीय संविधान के आधार पर कंपेयर करूं, इसको जैसे भारत के संविधान के आधार पर देखें, देखो, देखो, डीपीएसपी,
क्या है, जनता की आकांक्षा है या नहीं है? ठीक है। न्यायिक सर्वोच्चता में फंडामेंटल राइट क्या है, सरकार की सीमाएं। सही बात है या नहीं है? तो इसका काम है सरकार की सीमा करना, जनता की आकांक्षा है, और शासन प्रस्तावना। प्रस्ताव में लिखा है हम भारत के लोग। तो शक्तियां किसके बीच में है, जनता के बीच में। जनता क्या है, शक्ति स्रोत है। ठीक है, जनता क्या है, शक्ति का स्रोत है। तो ये सारी बातें संविधान बनाते हैं और बताते हैं। ठीक है, इसलिए संविधान के बारे में अब दो चीज है। एक है संविधानवाद। संविधानवाद या इसको बोलते हैं संविधान संवैधानिक शासन। इसको दूसरे शब्दों में बोलूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसे बोलते हैं संविधान। संविधानवाद का सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूं आपसे, तो इसका मतलब है संविधान सर्वोच्च है। इसका मतलब है कि सरकार सीमित है, क्योंकि संविधान उससे ऊपर है। अर्थात संविधान सुपीरियर है, जहां पर सरकार को जो भी शक्तियां मिलेंगी, सरकार के जो भी डिसीजन होंगे, वो संविधान के अधीन होंगे, संविधान से बाहर नहीं होंगे। इसलिए संविधान वहां पर सुपीरियर है। और इसमें संविधानवाद में सरकार सीमित होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, अर्थात उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती है। सरकार सीमित है क्योंकि संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहा है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मौलिक अधिकार, जनता को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान दिए गए। हर आर्टिकल को पढ़िए आप। हर आर्टिकल के लिखा है कि राज्य, राज्य का मतलब सरकार, कि राज्य व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अर्थात सरकार के ऊपर संविधान ने एक सीमा लगा दी कि सरकार बिना विधिवत प्रक्रिया के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं, इसका दूसरी भाषा में बोले सीमित सरकार। ठीक है, और इसके लिए अगर सीमित सरकार है, तो भारतीय संविधान में अगर इसकी विशेषताएं देखें, संविधानवाद की विशेषताएं देखो। पहली, सरकार से ऊपर संविधान होता है। दूसरी, सीमित सरकार होती है। ठीक है, क्योंकि सरकार के ऊपर सीमा है, इसलिए मौलिक अधिकार होते हैं जनता के। चौथे, लोकतंत्र शासन प्रणाली, जहां संविधान सुपीरियर होगा वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। संविधानवाद का मतलब जिस संविधान को हम बदल नहीं सकते, जहां संविधान एक नियमित प्रक्रिया के आधार पर ही परिवर्तित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है वहां। ठीक है ना, स्वतंत्रता होती है वहां पर, समानता। ये सभी गुण क्या है, संविधानवाद के। ये सभी गुण क्या है, संविधानवाद है, संविधानिक सरकार के। एक क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा डायरेक्टली यहां से पूछा गया था, वो आपके समक्ष रख देते। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो,
ये 2020 में क्वेश्चन आया, 2020 में 2 बार क्वेश्चन आया। एक बार आया 2018 में, शायद 2017-18 में, और एक बार आया 2020 में। दूसरा क्वेश्चन मिला ना 2020 में, देखो डायरेक्ट पूछा गया। परिभाषा में संविधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा निर्मित सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। मैंने अभी आपको बताया कि संवैधानिक शासन का मतलब क्या है, सीमित सरकार। इसलिए आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सीमित सरकार। इसलिए मैं आपको इन टर्मिनोलॉजी के साथ लेके चल रहा हूं, यही आपको यूनिक बनाएगा। और ये छोटे छोटे ये हैं, इनको अगर आप गलत करके आगे प्री में, ऐसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन यूपीएससी में से आते हैं एजी, लेकिन उनको हम गलत करके ही प्री से बाहर हो जाते हैं, उनको गलत करने से बचना चाहिए। देखो विधानमंडल द्वारा चुनी हुई सरकार तो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकप्रिय सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, लेकिन ध्यान रखना हर लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक सरकार नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र संविधानिक सरकार की जरूरत है, लेकिन जहां लोकतंत्र हो वहां जरूर नहीं है कि वहां संवैधानिक सरकार हो, लेकिन जहां संवैधानिक सरकार है वहां डेमोक्रेसी जरूरी है, समझे। इसलिए अगर चाइना कहे कि हम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी तो है, क्योंकि वोट करवाते हैं, लेकिन चाइना में शी जिनपिंग वहां के संविधान से ऊपर है, किम जोन वहां के संविधान से ऊपर है, तो वहां पर संवैधानिक सरकार है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन यूपीएससी 2000, ये तो 18 का था शायद, एक क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा था, तो मैं आपको बताता हूं। एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, ये भी यूपीएससी में आया, वो क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछा क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, सांविधिक सरकार का आशय क्या है, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। परिसंघीय तो क्या है, संघवाद होती है, जहां शक्ति विभाजन होता है, शक्ति सीमित नहीं होती, शक्ति विभाजित होती है, ठीक है ना। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, तो वो तो क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां, ये भी संसदीय प्रणाली है या अध्यक्ष प्रणाली है, ये क्या है, प्रधानमंत्री। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध, ये है सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार, जो संविधान के द्वारा उसके ऊपर सीमा लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके इसी टर्मिनोलॉजी से आया, ठीक है। इसमें एक विशेषता और लिख लीजिए, इसमें शक्ति पृथक्करण होता है। शक्ति पृथक्करण मतलब है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां एक दूसरे से अलग हो और चेक एंड बैलेंस कर सके। तो भारत में आर्टिकल 50, मैं हालांकि इसको आगे रखूंगा शक्ति पृथक्करण को, आर्टिकल 50 इसकी बात करता है शक्ति पृथक्करण की, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन शायद और है, मुझे याद है जाता है, ये तो मैं यूपीएससी वाले बता रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन से पूछ गए। एक क्वेश्चन और है आपका इसका, जहां तक मुझे पता है, दो क्वेश्चन है, अभी तो मेरे पास दो ही है इसके, मैं और क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन दो क्वेश्चन देखो सेम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से, अगर आपकी पढ़ाई करिए इस तरीके से, आपको साथ साथ टॉपिक समझ में आए। अब संवैधानिक सरकार घुमा के क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी, आप इसका आंसर हमेशा सही देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे अगला बढ़ते हैं, विधि का शासन। एक टर्मिनोलॉजी होती है विधि का शासन, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का मतलब देखो, एक तो होता था विधि का शासन, विधि सर्वोच्च, विधि सर्वोच्च, विधि समान हो, विधि विवेकाधीन नहीं हो, क्या नहीं, विधि सभी के सर्वोच्च हो, जहां पर विधि सर्वोच्च होती है और जिसके अंतर्गत शायद से उस देश का राष्ट्र प्रमुख भी हो, सभी उसी विधि के अधीन आते हैं।
और विधि समान हो, इन अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए विधि। और एक है विधि विवेकाधीन नहीं होगी, यानी कि विधि एक कानून है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे फ्रांस में सुनते थे लुई 16वें का कानून कहता है कि लुई 16वें का आदेश ही कानून बनता था। तो वो क्या है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन पावर होती थी, उसमें डिक्टेटरशिप होने की बात होती थी। राजा का शासन था, उसमें भी विधि कैसी होती थी, विवेकाधीन। लेकिन विधि के शासन में विधि विधि क्या होगी, विवेकाधीन नहीं होगी, विधि प्राकृतिक न्याय के अनुसार होगी। ठीक है, अभी मैं प्राकृतिक न्याय को आगे ले जाऊंगा और समझाऊंगा इसको। लेकिन विधि का शासन, अगर मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में देखूं इसको, ये जो डायसी, एक एक विचारक थे डायसी, ब्रिटेन के पॉलिटिशियन थे डायसी, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। और रूल ऑफ लॉ का ये कॉन्सेप्ट कहां सबसे पहले अपनाया गया था, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन में आया और ब्रिटेन से भारत ने लिया इसको। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत, ध्यान रखना बहुत सारी चीजें में हम आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे देंगे आपको। भारतीय संविधान में समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि का शासन को माना गया। और विधि का शासन माना गया अर्थात भारत में जो विधि का शासन है, और इसलिए सुप्रीम, ध्यान रखना, भारत में विधि का शासन आधारभूत ढांचे का भाग है। ये भी बताएंगे आधारभूत ढांचा क्या है, डोंट वरी, प्राकृतिक न्याय भी बताएंगे आधारभूत ढांचे का। तो भारत में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारत में मौलिक अधिकार क्या विधि आधारभूत ढांचे का भाग है, तो ये बात गलत है, पूरे मौलिक अधिकार आधारभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन विधि का शासन वाला अनुच्छेद आर्टिकल 14(1) किसमें आता है, आपके आधारभूत ढांचे में। ऐसे बोलते हैं विधि का शासन, जहां सभी के लिए विधि समान है, जब विधि में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जहां विधि सर्वोच्च, उसी को बोलते हैं हम क्या, विधि का शासन। इसका क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, हम आपको देते हैं इस क्वेश्चन। ये यूपीएससी में एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से विधि के शासन के प्रमुख लक्षण, ध्यान रखना सबसे बेस्ट लक्षण लेने आप, प्रमुख लक्षण, निम्नलिखित में से विधि के शासन के प्रमुख रूप से लक्षण माने जाते हैं। ध्यान रखना विधि का शासन। और एक चीज मैं दो तीन चीज और लगा दूं, विधि के शासन में एक सबसे खास विशेषता और होती है कि इसमें न्यायिक सर्वोच्चता हो, न्यायपालिका न्यायिक सर्वोच्चता हो, न्यायिक सर्वोच्चता होती है। ठीक है ना। तो देखते हैं, ये पूछा विधि के शासन में सर्वोच्च विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। और नीचे दिए गए आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स चुनना है कौन से सही है। पहला है शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विधि सर्वोच्च होती है तो सरकार भी इसी के अधीन आ जाती है, इसलिए शक्तियों का परिसीमन आपके विधि के शासन के अंतर्गत ही आता है। फिर विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था, विधि के समक्ष समानता भी विधि शासन का है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये है वो लोक संसदीय शासन की विशेषता है। विधि में केवल आपके प्राकृतिक न्याय को देखा जाएगा, विधि के शासन में यह नहीं देखा जाएगा कि सरकार आपके प्रति उत्तरदायी होगी या नहीं होगी। लेकिन सरकार गलत कानून नहीं बना सकती, उत्तरदायी होने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे हालांकि। ठीक है, अगला है स्वतंत्र एवं न्याय, विधि के शासन में जनता सर्वोच्च होती है और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार होते हैं, इसलिए इसको मानेंगे। इस आधार पर आपका आंसर हो गया सी। तो ध्यान रखना विधि के शासन में एक चीज कंफ्यूज मत होना, विधि के शासन की कोई गारंटी नहीं होती कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, विधि के शासन की गारंटी होती है कि सरकार जनता के लिए गलत कानून नहीं लाएगी, जनता के ऊपर असमानता नहीं करेगी, जनता के अंतर्गत जो भी कार्रवाई करेगी वो कानून की प्रक्रिया में दायरे में करेगी, वो होगा। लेकिन सरकार
बाध्यकारी हो जाए, जनता कल्याण के लिए काम करें, ये गारंटी विधि के शासन में नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत होना इसमें। तो ये था बेसिक कहानी आपके विधि के शासन की दोस्तों। अगली इसी की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, विधि के समक्ष। ये तो विधि के शासन भी बोलते हैं, विधि के समक्ष समानता। अब आता है एक विधि का समान संरक्षण। हम एक दो लेक्चर में कोशिश करेंगे पूरी टर्मिनोलॉजी ले ले, बाद में हम फटाफट जल्दीबाजी में चीजें रिवाइज करेंगे, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें साथ में करते जाएंगे। और तरीका हमारा यही रहेगा दोस्तों, कि जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन अगर यूपीएससी में पूछे गए तो उन क्वेश्चनों को हम आपके साथ इसमें लेके आएंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको कर सकें। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है इसमें विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, और एक आपने पढ़ी थी विधि की समानता। इसमें पूर्ण समानता की बात की जाती है, यानी कोई भेदभाव। यानी कि अगर एक एग्जाम में कंपटीशन हो रहा है तो उसमें सभी को समान अवसर होगा। यानी समान अवसर मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे उसमें डिसेबल पर्सन हो उसको भी उतने नंबर लाने, चाहे जनरल का कैंडिडेट हो उसको भी उतने नंबर लाने, चाहे एससी कैंडिडेट हो उसको भी उतने नंबर लाने। ये होता है विधि के समक्ष समानता। लेकिन सबसे बड़ी समानता की चुनौती ये हुई कि इसके माध्यम से कभी समानता स्थापित होनी चाहिए। जैसे मान लो एक व्यक्ति इतना लंबा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। अब आप बोलोगे तीनों के लिए बराबर अवसर है, तो सबसे ज्यादा फायदा ये उठा पाएगा, उससे ज्यादा फायदा दूसरे नंबर भी है, तीसरे नंबर पे। इस आधार पर तो ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे, ये और आगे, लेकिन कभी भी इनमें समानता स्थापित नहीं होगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट और आया था, जिसको बोला गया विधि का समान संरक्षण। यानी कि विधि में तार्किक भेदभाव किया जाएगा, इसे बोलते हैं रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तार्किक भेदभाव, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। और तार्किक भेदभाव का मतलब होता है कि जैसे महिला, बच्चे, एसटी एससी के लिए विशेष सुविधाएं, अर्थात समान अवसर। भाई अब कोई व्यक्ति एसटी का, एससी का, जनरल का, तो एससी एसटी का जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड का पिछड़ा था, कि समान अवसर देने के लिए उसको एक विशेष कैटेगरी में रखा जाएगा ताकि उसमें कंपेयर कर सके, तो समान अवसर होगा। इसी प्रकार महिलाओं के साथ समान अवसर होगा, तो इसमें समान अवसर की बात की जाती है। और यह प्रावधान भारत में, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं, कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के 2 में है, और अमेरिका से लिया गया है। यह है विधि का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे बाद में इसकी वीडियो की लेंथ है लंबी करते जाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी हम कम रखेंगे इसमें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको एक पीडीएफ सारी चीजें शेयर कर दी जाएगी, नोट्स आपको हम सारे देंगे जो हम आपके साथ इसमें करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम खत्म करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, धैर्य से चीजें देखिए, और ये जो चीजें हैं हम कंटिन्यू उसको करेंगे। पॉलिटी में बेसिक चीजों को कवर करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, बट आपको अपनी ओर से भी चीजें कवर करनी होंगी। ये ध्यान रखना, ये रिवीजन बैच है, तो इसमें हर लाइन को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। हम वो टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी उन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आने वाली एग्जामों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।